हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज जो है हम लोग मिनी जीतो टेस्ट 2.0 का एनालिसिस करने वाले हैं, जो आप लोगों का 1 अगस्त को टेस्ट हो चुका है। इसका प्राइस आप लोगों को 4 अगस्त को मिल जाएगा। आज हम लोग इस जीतो टेस्ट का जो है सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन से आपके क्वेश्चन का कौन से ऑप्शन होंगे सही। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, अपना ऑप्शन जो है मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमा है, तो ध्यान रखिएगा गुरुत्वीय स्थिरांक का जो बीमा होता है वो हो जाता है आपका एम वो हो जाता है आपका M-1 एल टी टी थ्री सॉरी L3 T-2 होता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F बराबर होता है कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आप इस G का निकालिएगा विमी सूत्र, तो इसको फ्री कर दीजिएगा, और अगर फ्री कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा ये आर स्क्वायर इधर मल्टीपल हो जाएगा। एफ के साथ अगर मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन, और ये जो है दूरी का हो जाता है मीटर स्क्वायर, और ये जो आपका मास है M1 M2 जो है ये द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान का अगर आप इधर ले जाते हो तो इधर आके भाग हो जाता है, इसलिए जो है आप अगर भाग करते तो ये ऊपर जाता, तो यहाँ से केजी पर स्क्वायर हो जाता। अब आप लोगों को पता है कि विमी सूत्र न्यूटन का क्या होता है, यानी बल का विमी सूत्र आप लोगों को पता पता है। चूंकि अभी आपने मात्रक निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर, तो इससे आप अगर निकालिएगा यहाँ से न्यूटन का यानी कि बल का विमी सूत्र निकालिएगा तो M-L-T-2 होता है, और इसका जो है हो जाएगा L2, फिर इसका हो जाएगा M-2। यहाँ से M-2 है, यहाँ पर जो है 1 है, तो ये जो 1 है 1 ये -2 खत्म हो जाएगा तो -1 बच जाएगा, चूंकि -2 + 1 = -1 हो जाता है। तो यहाँ पर m पर पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आप देखोगे अच्छी तरह से L आपका यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये ओवरऑल आपका 3 हो जाएगा, और T ऑलरेडी -2 ही है। तो आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि M1L3T-2 होगा, और ये ऑप्शन नंबर आपका जो है सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही होगा। अब आ जाता है आवृत्ति। आवृत्ति का विमी सूत्र है, तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति बराबर यानी फ्रीक्वेंसी बराबर आप जानते हैं 1 अपॉन जो है टी होता है। अगर 1 अपॉन टी होता है तो टी आपको पता है कि ये आवर्तकाल है। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड मतलब हो गया समय। समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड। सेकंड का विमी सूत्र यानी कि समय का जो विमी सूत्र होता है वो टी होता है। अगर ऊपर चला जाएगा इसका तो ऊपर चला जाएगा तो मतलब एस पर पावर -1 होगा, यानी कि प्रति सेकंड होगा, और प्रति सेकंड होगा तो भाई हमारा अगर आप विमी सूत्र जानोगे तो इसका तो हो जाएगा टी, इसका हो जाएगा T-1। अगर ऐसा ना रहे ऑप्शन में तो जो भी इसके साथ इंक्लूड रहेगा, जो भी आएगा, जैसे M आ जाता है, L आ जाता है और T आ जाता है। और आप जानते हो द्रव्यमान, लंबाई और समय ये मौलिक जो है राशि है, और इसकी मात्रक मौलिक, हाँ, मात्रक होते हैं। तो इसका जो विमी सूत्र देखोगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, चूंकि यहाँ पर आपके पास T-1 देखने को मिल रहा है। चूंकि किसी राशि पर अगर 0 पावर हो गया तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ पर M पर पावर 0 है, L पर पावर 0 है, तो ये सब 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो 1 से गुना अगर T पर पावर -1 को कीजिएगा तो वो T पर पावर -1 ही आएगा। ध्यान रखिएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का ऑप्शन नंबर सी सही था, ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ध्यान रखना है, और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 पूछ रहा है कि पार्सेक मात्रक है, तो पार्सेक जो मात्रक है वो ध्यान रखिएगा, पार्सेक जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। पार्सेक जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका पूछ रहा है कोणीय संवेग का मात्रक है, तो ध्यान रखिएगा भाई कोणीय संवेग जो होता है वो कोणीय संवेग बराबर हो जाता है, कोणीय संवेग बराबर होता है, फॉर्मूला जो होता है कोणीय संवेग का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण का हम डिनोटेशन लिख देते हैं आई इंटू जो है हो जाता है कोणीय वेग, और कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है mr², ये मास है और ये r का स्क्वायर है, और यहाँ पर ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो कोणीय विस्थापन बटे समय होता है, और कोणीय विस्थापन का मात्रक कुछ भी मतलब मात्रक होता है रेडियन, लेकिन उसका जो है रेडियन उसका होता है मात्रक, लेकिन जो है विमी सूत्र उसका नहीं होता है, और समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो है रेडियन पर सेकंड होता है इसका मतलब मात्रक कोणीय वेग का, लेकिन यहाँ पर जो है आपका विमी सूत्र पूछा है तो जानते हैं आप कि कौन का विमी सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग के लिए जो विमी आ जाएगा वो कोणीय वेग के लिए विमी आ जाएगा, मतलब विमा जो आएगा वो आ जाएगा ओनली प्रति टी आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे ना इसका हाजत मतलब इसका जो फॉर्मूला हो गया तो ये तो हो गया भाई mr का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ध्यान रखिएगा ओमेगा जो ये कोणीय वेग जो है, ध्यान रखिएगा कोणीय वेग जो होता है कोणीय वेग का हो जाता है प्रति टी, ठीक है, और जड़त्व आघूर्ण का जो होता है वो होता है m, ठीक है, एल स्क्वायर होता है, ML² होता है। यहाँ पर आपके पास मात्रक पूछा है तो आप मात्रक सिंपली बता सकते हैं mr² जो होता है, और ये जो mr² होता है ना भाई
एम आर स्क्वायर और जो होता है ओमेगा से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा इसका जो है प्रति सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड होता है। तो ध्यान रखिएगा प्रति सेकेंड अगर होता है तो यहाँ से इसका आ जाता है केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ओहो कट जाता है बार बार, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकिएगा। ओहो सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो है उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि केजी 2 सेकंड केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी है, हालांकि यहाँ पर प्रति सेकंड नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, सॉरी वो जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा श्यानता गुणांक का मात्रक नहीं है। तो ये जो है श्यानता गुणांक का मात्रक नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम वन लाइनर जो दिए हैं आपको उस वन लाइनर में लिखा हुआ होगा, इसका जो है कई सारे फॉर्मूले मतलब हो जाते हैं, उस फॉर्मूले पे निकालिएगा। जैसे श्यानता गुणांक को हम लोग हाँ ईटा से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर आपको जो लिखना पड़ता है वो प्रेशर अपॉन जो है वेग प्रवणता होता है। अब वेग प्रवणता लिखिएगा, प्रेशर लिखिएगा, प्रेशर का आपको जो है यानी दाब का जो है मात्रक आपको पता है कि क्या होता है नहीं होता है। फिर जो है आपको वेग प्रवणता का लिखना हो जाता है, और वेग प्रवणता बराबर हो जाता है वेग बटे जो है दूरी होता है, और उसका मात्रक फिर जो है प्रति सेकंड होगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा प्लस होगा। इसका कई सारा जो है होता है वो मात्रक, इसलिए जो है हम इसमें तो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ध्यान रखिएगा, ये सब आपको क्लास में डिस्कशन कर दिया जाएगा, ये जो है बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इतना ही रखिए, नहीं तो वीडियो हमको लॉन्ग हो सकता है, इसलिए दिक्कत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको ये यूनिट 1 का ही है, इसमें जो है आपका बोला कि एक खगोलीय इकाई होता है, तो एक खगोलीय इकाई जो है संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि एक खगोलीय जो इकाई है ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को ही एक खगोलीय मात्रक या इकाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए 7 का देख लीजिए, 7 जो है हमारा 7 जो है 7 का ऑप्शन नंबर जो है 7 का जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब कहिएगा कैसे, इसका जो है मात्रक आपको पता है, दाब का जो विमी सूत्र है या मात्रक ही पता होगा, दाब बराबर यानी कि प्रेशर बराबर आप जानते हैं कि बल बटे जो है क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अगर मात्रक अगर इसका देखिएगा मतलब द्रव्यमान की लंबाई में, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो है मतलब बल का जो होता है वो हो जाता है केजी, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसा होता है। और नीचे में एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से मीटर और ये स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास नीचे में सिर्फ जो है मीटर बच जाएगा। और अगर मीटर बच जाएगा, ध्यान रखिएगा नीचे में जो मीटर स्क्वायर है, ये ऊपर वाला मीटर जो है 1 मीटर यहाँ का नीचे वाला को काट देगा स्क्वायर को, तो बचेगा 1 मीटर। तो ऊपर अगर जाएगा ये मीटर तो केजी, ठीक है, प्रति मीटर हो जाएगा और प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम जो है पुनः लिखते हैं, चूंकि इसमें नहीं हो पाएगा फिलअप, इसलिए जो है फिर से लिखते हैं हम। ध्यान रखिएगा भाई, हमारे पास आया केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक काम कीजिए, इसको फ्री कीजिए और नीचे ले आइए मीटर को, और नीचे ले आइए सेकंड को, सबको आधा कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा सबको आधा कीजिएगा, सबको यदि आधा कर दीजिएगा तो आपके पास समय भी आधा हो जाएगा, मीटर भी आधा हो जाएगा, केजी भी आधा हो जाएगा। और अगर आधा हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा थोड़ी सी, अगर आधा हो जाता है तो आप इस केजी को जो है कितना लिख सकते हैं भाई, केजी अपॉन 2, ठीक है, मीटर अपॉन 2 इंटू ये सेकेंड अपॉन 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा। होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, ये जो एस अपॉन 2 जो है का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका जो है ये एस स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर निकल जाएगा, और फिर जो है 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 स्क्वायर जो होगा इसको हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, और ये दूसरे तरह से जो है मैं इरेज कर लूँ थोड़ी सी, 2 सेकंड रुकिएगा, इरेज कर लो, यहाँ पर मिटा लो तभी हो पाएगा। यहाँ देखिए नीचे में आपके पास जो ये केजी पर केजी है ना, पर केजी जो है आपका, ये पर केजी को जो आधा है वो नीचे ले आ सकते हैं, और ये m अपॉन जो 2 है इस 2 को आप ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये 4th पिलर पे है। और ये जो केजी अपॉन 2 जो था वो 2 नीचे आ जाएगा, और फिर जो है s जो अपॉन 4 हो रहा था, s स्क्वायर अपॉन जो 4 हो रहा था, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इसे ये 2 इसको काट देगा। अब ये 2 जो है नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इरेज करना होगा, इसको हमको मिटाना होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा
केजी जो है भाई, फिर ऊपर 2 जाएगा तो आपके पास 4 हो जाएगा और नीचे में फिर मीटर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखिएगा ये 4 चूंकि ये केजी अपॉन मीटर स्क्वायर जो है ये प्रेशर है और ये 4 इंटू जो है प्रेशर हो रहा है आपका जो चेंजिंग प्रेशर है, अर्थात ये ध्यान रखना है कि 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना है 4 गुना हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो ध्यान रखिएगा, क्लास में सारा चीज़ बता दिया जाएगा जो क्वेश्चन आपका डाउट रहेगा। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ध्यान रखना है आपको, इसका जो लागू किया गया है पूर्ण रूप से वो 1970 मतलब 71 में किया गया है। 1971 यानी कि 1971 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या 25 kg मीटर प्रति सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो मात्रक है, जरा मात्रक आप चेक कीजिए कि मात्रक जो है ये मात्रक किससे रिलेट है। तो मात्रक चूंकि 25 kg से हमें मतलब नहीं है, मतलब इसका इससे मतलब परिमाण से मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मात्रक ही हमें इसका रिलेशन बताएगा। तो आप अच्छी तरह से देखो, केजी मीटर प्रति सेकेंड जो होता है आपको पता होगा कि संवेग बराबर जो फॉर्मूला आपको पता है वो होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो ध्यान रखिएगा केजी ठीक है वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये किसका मात्रक हो गया? तो ये हो गया भाई संवेग का, और ये संवेग आपके पास जो है रेखीय संवेग, मतलब संवेग यानी रेखीय संवेग, ध्यान रखिएगा रेखीय संवेग का ये जो है मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छी तरह से पता है। क्वेश्चन नंबर 10 को जो है आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और निकालने आपको सिखाए हुए हैं, यहाँ माइक्रो है तो इसका मतलब हो गया आपका -6 और यहाँ पर पिको है तो पिको का बोले हैं -12। आपको बोले हैं साइन अगर सेम होगा तो भाई इस वाले को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 6 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो बचेगा कितना? -6 बचेगा। लेकिन हम ये भी बोले हुए हैं कि जब भी आप ऐसा कर देते हैं उसके बाद लास्ट में जो है ये जो आपका राइट तरफ जो ये 10⁻⁻6 है, जो माइनस जो है इस माइनस को पुनः लगा दीजिएगा इस पर, क्योंकि डाल देना है ऑलवेज इधर के पावर के साइन को। तो यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ पे डालिएगा तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 10 जो है +6 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 पर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, जो आप लोग जानते हैं। इसके बारे में कोई खास हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे रहिए। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, इस कण की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरे जब भी हम बोले हुए हैं कि भाई जब भी एक समान वेग आए तो ध्यान रखना है आपको त्वरण यहाँ पर शून्य हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ये बी आपका ऑप्शन नंबर सही है, इसका त्वरण शून्य होगा, ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 13, एक पिंड पर एक बल कार्य कर रहा है, पिंड किसके साथ गति करेगा? तो आप जानते हैं कि अगर उस पर बल कार्य करे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि बल बराबर फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है बल बराबर। यहाँ बल अगर एक समान लगाइएगा या बल लगाइएगा तो आपका उसमें उत्पन्न क्या हो जाएगा? त्वरण, जो कि द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए 5 kg की वस्तु को आप धक्का मारिएगा तो उसका वजन थोड़ा घट जाएगा, उसका ना ही वजन घटेगा ना ही उसका बढ़ेगा। तो जो भी चेंजिंग होगा बल के कारण वो त्वरण में जो है चेंजिंग होगा, ध्यान रखना है। आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, आपका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि पर स्थिर वेग से गतिमान पिंड के लिए स्थिर है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कोई वृत्त पर जो है, एक वृत्त पर कोई पिंड जो है गति कर रहा है, वो भी एक नियत वेग से गति कर रहा है, यानी कि नियत गति से जो है वो नियत गति कर रहा है, स्थिर गति कर रहा है। तो भाई उसका वेग क्या हो गया? स्थिर। अगर वेग स्थिर हो गया तो आपको ये पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो होता है वो ½ mv² होता है। तो वेग नियत है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे यानी कि 15 पे आइए। जब किसी पिंड को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो छोड़े जाने के समय प्रारंभिक वेग क्या होगा या क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि किसी भी पिंड को मतलब आप एक निश्चित ऊंचाई से गिराते हैं तो छोड़े जाने के समय उसका वेग छोड़े जाने के समय उसका वेग जो है शून्य हो जाएगा, ठीक है। चाहे वेग कहे त्वरण कहे ये सारे जो है शून्य हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आप आ जाइए 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे यानी 16 पे। देखिए एक समान चाल से नीचे की ओर जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एक समान चाल कहा अर्थात वेग हो गया, वेग का परिमाण कहिए या स्पीड कहिए, मतलब चाल या फिर जो है वेग, अगर उसका परिमाण कांस्टेंट हो गया तो ध्यान रखिएगा त्वरण जो होगा वो त्वरण आपका जो है शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी क्षण स्थिति समय ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढलान तात्कालिक के बराबर होता है। तो आप लोगों को हम बताए हुए हैं कि स्थिति समय ग्राफ मतलब हो गया विस्थापन समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ से आपको बोले हुए हैं कि विस्थापन समय ग्राफ से आपको वेग प्राप्त होता है, और अगर वेग प्राप्त होता है
तो जरा सा ये सोच लीजिए, वेग प्राप्त होता है तो अगर ये स्थिति समय ग्राफ से आपको उसका स्पर्श रेखा से जो ढलान हो रहा है, जो ढाल हो रहा है, वो तात्कालिक अगर प्राप्त हो तो वेग आपका तात्कालिक प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका जो है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है 18 जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसको आपको बताए हुए हैं। किसी कण की चाल के समीकरण को x इतना के द्वारा जो है बताया गया है, जहाँ a बराबर ये दिया गया है आपको और b बराबर भी दिया गया है। तो बोलता है इसका तात्क्षणिक वेग 3 सेकंड पर क्या होगा। ये तो आपको हम क्लास में बताए हुए हैं क्वेश्चन, ये अच्छी तरह से आपको समझाए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए आपको बोले हुए हैं कि ये जो है आपका बोला है तात्क्षणिक वेग पूछा है आपको, तो तात्क्षणिक वेग पूछा है तो आपको पता है, आपको जो है हम प्रूव किए हुए हैं कि डीवी नहीं, डी एस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन जो है टी, इसको हम लोग विस्थापन लेते हैं। इस विस्थापन का वैल्यू आपके पास ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर दिया है। तो इसको जो है हम लोग अगर अवकलन करेंगे तो आपको पता होगा v बराबर जो है d अपॉन डी टी। तो आपको बताए हुए हैं कि जो भी दिया है वैल्यू, उस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। आपको अच्छी तरह से क्लास में सिखाए हुए हैं, ये बनाना है आपको अच्छी तरह से, ध्यान रखिएगा। ओ सॉरी, तो ये अच्छी तरह से आपको बनाना होगा। यहाँ पर जो है पुटअप करते हैं, उसके बाद जो है इस अवकलन को सबके साथ बांट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बताए हुए थे कि भाई अगर एक से अधिक हो वेरिएबल, एक से अधिक हो तो सारे के साथ यानी कि सबके साथ जो है ये डी बाई डी टी जो है, ये डी बाई डी टी जो है ये बढ़ जाता है सबके साथ, और जैसे बटेगा तो आपके पास जो है बटने के बाद आपके पास हो जाएगा d अपॉन जो है डी टी ऑफ ए टी। फिर जो है आपका बाद में उसमें देखते हैं बी टी का स्क्वायर वाला को बाद में करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, हम बोले हुए हैं कि अवकलन उसी राशि की होती है जो नीचे वाला से संबंधित होता है। नीचे हमारा डी टी है तो यहाँ पर टी होगा, यानी डी से संबंधित कौन है, टी, और टी वाला जो भी होगा उसी का होगा भाई अवकलन, और जो शेष राशि बचता है वो बाहर निकल आता है। ध्यान रखना है, यहाँ से ओनली जो है आपका निकले, ओनली जो आएगा ए आ जाएगा। अगर यहाँ से अवकलन कीजिएगा तो ए आ जाएगा, यहाँ से अवकलन कीजिएगा तो 2bt आएगा, यहाँ से ए आ जाएगा प्लस 2bt आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ए का वैल्यू पुटअप कीजिएगा कितना है भाई 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ बी का अगर कीजिएगा तो 3 है, तो 3 दूनी 6 हो गया और समय 3 है। तो भाई समय 3 है, 3 3 3 9 दूनी 18 और यहाँ से 15 33 हो रहा है, 33 हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है 19 जो है आपको पता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बढ़िया से, उसमें लिखा है एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ यू कितना हो जाएगा, अगर विरामावस्था से चालू करता है तो उसका यू जो है क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान देना है। एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण से गति करता है, चलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो है आगे आपको दे रहा है क्या, यदि 32 मीटर का विस्थापन करने के बाद इसका वेग इतना हो जाता है, यू आपके पास दे दिया, एस भी आपके पास जो है वो भी 32 मीटर दे दिया, फिर जो है आपके पास बोल रहा है कि वेग जो है भी जो है वो भी आपके के पास 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पूछता है तो इसका त्वरण क्या होगा, यानी कि ए क्या होगा। आपको बोले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि गति के समीकरण में आवश्यक जो राशि होता है वो 5 होता है। एक तो यू हो जाता है, एस हो जाता है, बी हो जाता है, ए हो जाता है और टी हो जाता है। यहाँ पर तो टी नहीं है, और टी अगर नहीं है तो हम बोले हुए हैं टी कौन से समीकरण में नहीं है भाई, तो टी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो है ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो होता है बी स्क्वायर वाला फार्मूला पे पुटअप हो जाएगा, बी स्क्वायर वाला फार्मूला पे पुटअप हो जाएगा। आप अभी भी कितना लाए 0, और फिर जो है आपका यहाँ पर देखिएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाता है, और ये भी तो हमारा 0 हो गया। फिर जो है 2a हमें निकालना है और s हमारा 32 है। तो भाई ध्यान दीजिए, ये 64 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 गुना 32 यानी कि 64 ए हो जाएगा। यहाँ से कटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा आपके पास, अगर कटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और ए बराबर आपके पास 1, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छी तरह से देखिए, बोल रहा है कि एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। चलिए भैया, जैसे ही विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो आपको हम बोले हुए हैं जैसे ही कोई पिंड विरामावस्था से चालू हो तो उसका यू कितना हो जाता है भाई 0, ठीक है। आ जाइए, फिर बोलता है 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ चलता है। ध्यान रखिएगा, गति के समीकरण में जो है सदैव त्वरण एक समान रहता है, ध्यान रखना है, तो इसीलिए हमेशा एक समान त्वरण वो बोल रहा है। ये बराबर आपके पास दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास जो है टी समय के लिए वो यात्रा करता है, यदि इसके द्वारा किया गया विस्थापन 16 है, यानी कि एस आपके पास 16 मीटर दिया है, और फिर बोल रहा है तो यात्रा का समय टी है, तो टी बराबर पूछा है आपके पास, आपको यू दिए, सॉरी अरे यार
देखिए आपके पास जो है u दिया हुआ था 0, फिर a बराबर आपको जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया था, s बराबर जो है आपको 16 दिया हुआ था, 16 मीटर, और t आपसे पूछा हुआ था। तो ध्यान रखना है t आपसे जो है पूछा हुआ था, ध्यान रखना u दिया है, a दिया है, s दिया है, t दिया है, v नहीं दिया है। तो v कौन सा समीकरण में नहीं है भाई? तो v हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग भली भांति जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर पुटअप कीजिएगा तो आपके पास जो है आंसर 4 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप बना लीजिएगा क्योंकि हमारे पास कम समय है। सो ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन नंबर इतना हो जाएगा। देखिए होता है तो थोड़ा सा बता देता हूँ, s बराबर जो है क्वेश्चन नंबर हो जाता है 2 का हाफ 80 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पुटअप कीजिएगा, आपका u 0 है तो ये पूरे पार्ट हमारा 0 हो गया, और अगर 0 हो गया, इधर हमारा 16 है चूंकि विस्थापन हमें 16 दिया है, और यहाँ पर हो गया हाफ, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड दिया था, और फिर टी स्क्वायर रहने दीजिए। देखिए ये 2 से 2 खत्म हो गया, बचा हमारे पास 16। अब ये टी स्क्वायर को अगर आप जो है ये जो है टी स्क्वायर को जो है 2 गुना, सॉरी ये था भाई, ये हो गया, फिर टी स्क्वायर था, तो ये जो है आपका 2 से 2 कट गया था, और ये टी स्क्वायर अगर यहाँ पर रूट चढ़ेगा तो आप जानते हैं ना 4 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हमारे पास जो समय होगा वो समय हमारे पास 4 सेकंड होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम उसके द्वारा तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं? तो आपको बोले हुए हैं विस्थापन तो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमारा सिर्फ शून्य हो, मतलब या तो शून्य होगा या तो धनात्मक होगा। तो ये बोल रहा है कि आपके पास जो है दूरी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं होगा तो धनात्मक होगा, और शून्य होगा तो वही क्या शून्य। आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। एक क्वेश्चन नंबर 21 का मिला लीजिएगा आप लोग। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपको अदिश राशि के लिए हम बोले हुए थे, सदिश राशि के लिए आपको हम बोले थे, याद रखने के लिए एक फॉर्म मतलब ट्रिक बोले थे, बावा बल संग बल आघूर्ण आदि सदिश राशि है एवं शेष अदिश राशि है। बावा मतलब यहाँ पर बोले थे विस्थापन और वेग, बल आघूर्ण तो बल आघूर्ण हो गया, और संवेग मतलब संग मतलब संवेग हो गया, बल आघूर्ण बल और बल आघूर्ण तो आपको दिया है, संग मतलब संवेग हो जाता है, आति से आ से हो जाता है आवेग, और टी से हो जाता है त्वरण या तीव्रता। तो त्वरण या तीव्रता यहाँ पर देखिए आपका बावा में आ जाता है वेग, और फिर विस्थापन, तो ये तो हमारा सदिश हो गया, फिर बल संग बल आघूर्ण, यहाँ पर बल भी आ गया, इसका मतलब विद्युत धारा हमारा अदिश राशि है, चूंकि ये हमारा सदिश राशि में नहीं आता है जो ट्रिक दिए हैं। त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? अभी तुरंत तो बोले आती, चूंकि बाबा बल संग बल आघूर्ण आती सदिश राशि है, शेष अदिश राशि है। तो आपको याद रखना है आती वाला वर्ड में आवेग और त्वरण आता है या तीव्रता आता है, तो त्वरण हमारा कैसी राशि हो गया? सदिश राशि, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं 24 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम बोले हुए हैं इसका 5 रूल पढ़ाए हुए हैं, बोले हुए हैं कि भाई जितने भी अशून्यक है वो सारे सार्थक होते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बोले थे कि 2 अशून्यक के बीच फंसे शून्य को भी सार्थक अंक कहते हैं। उसके बाद हम बोले हुए थे कि दशमलव के बाद यदि दशमलव के पहले कोई अशून्यक हो एवं दशमलव के बाद जितने भी शून्य होंगे वो सारे सार्थक अंक होंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका जो है आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका 6-7 रूल पढ़ाए, 7 रूल आपको टोटल पढ़ाए हुए हैं, उसमें से जो है आपका ये सारे रूल में से जो है रूल नंबर 4 पे अप्लाई होता है। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर हुआ 25, ये जो 25 है, 25 का जो है आपको बोले हुए थे किसी भी सदिश के लिए जो है जरूरत होता है उसका परिमाण, और जो है जरूरत पड़ जाता है उसका दिशा। परिमाण को दिखाने के लिए सदिश को मतलब 2 लाइन के बीच में अगर बंद कर दीजिएगा तो इसको हम लोग बोले हुए थे मोड है ये। और ये मोड अगर वेक्टर मोड ले लेते हैं किसी भी सदिश में तो वो सदिश का परिमाण बताता है, और अगर कैप ले लेते हैं इस तरह तो वो दिशा बताता है। तो यहाँ से अगर आर कैप फ्री कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा वेक्टर आर अपॉन जो है मोड वेक्टर आर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपके पास बोले हुए हैं कि अगर किसी भी राशि पे कैप होगा तो वो दिशा को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए एन कैप जो है ये दिशा को दिखा रहा है। यहाँ पे सदिश देखिए वेक्टर जो है ए अपॉन जो है मोड वेक्टर ए होगा। ये आपका जो है किसी भी एकांक सदिश के बराबर हो जाएगा, चाहे वो एन कैप के बराबर कर सकते हैं, चाहे वो आर कैप के बराबर कर सकते हैं, या फिर जो है ए कैप के बराबर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, क्योंकि कैप हमें हमेशा जो है दिशा ही बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। यदि 2 सदिश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है तो उनका परिमाण होगा। आपको बोले हुए हैं अगर भाई परिमाण में समान हो जाता है 2 सदिश, आपको फार्मूला हम बताए हुए हैं, फार्मूला आपको जो है बताए हुए हैं, एक बार फार्मूला मैं लिख देता हूँ। आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर परिमाण में हमें बोला है बराबर, यानी कि जो है हमारे पास P बराबर Q है। अगर P बराबर Q हो जाएगा तो इस P की जगह तो P रहने दीजिए, Q की जगह Q कर दीजिए। आपके पास यहाँ पर 2PQ हो जाएगा, यानी कि 2P स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2PQ जो देख रहे हैं, 2PQ जो देख रहे हैं यहाँ पर पुनः आपके पास जो है प्लस 2P स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस बोल रहा है, कॉस थीटा की जगह क्या लूँ? तो कॉस थीटा के जगह आप अच्छी तरह से देखोगे
तो यहाँ आपको बोला है दिशा विपरीत, अगर दिशा विपरीत बता दे तो ध्यान रखना है आपको थीटा बराबर ऑलवेज लेना है 180 डिग्री बोले हुए हैं। और 180 डिग्री अगर पुटअप कीजिएगा कॉस थीटा की जगह, तो बताइए कॉस 180 डिग्री का मैं वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग कहोगे -1। अगर -1 कहोगे तो ध्यान रखिएगा, -1 अगर कीजिएगा, -1 कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा आपके पास जो है फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाता है आपके पास r बराबर जो है अंडर रूट पी का स्क्वायर, यानी कि इधर 2p हो रहा था और फिर जो है 2p का स्क्वायर हो रहा था, फिर cos 180 डिग्री का वैल्यू अगर पुटअप कर रहे थे तो आप आ कितना रहा था -1। अगर -1 से अगर गुना कीजिएगा +2p स्क्वायर को तो -2p हो जाएगा, और यहाँ पे -2p है तो ये काट देगा एक दूसरे को, और r का वैल्यू परिणामी जो सदिश है उस सदिश का परिमाण जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा आप लोग 26 का जो है क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर जो है आगे चलते हैं, 2 सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है 26 हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 27 आइए, आपके पास जो है प्रारंभिक वेग यू दिया हुआ है दोस्त, ठीक है, और त्वरण आपके पास दिया हुआ है, फिर जो है आपको समय दिया हुआ है, उसके बाद बोलता है अंतिम वेग कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा है भाई, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप गति के लिए जानते हैं 5 राशि चाहिए, तो उसमें से आपको कौन सी राशि नहीं दिख रहा है, एस आपका नहीं है, एस नहीं है तो वो समीकरण नंबर 1 में नहीं है, एस देखिए 1 में नहीं है, तो इसलिए जो है समीकरण 1 हम लोग जो है यूज कर मतलब उपयोग कर लेंगे अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए, अगर इस तरह का डाटा दिया रहे तो ध्यान रखिएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर अगला पे, ये जो 28 है अच्छी तरह से इसको पढ़िए। जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो उनका सदिश योग बराबर होता है, आपको बताए हुए हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर समांतर होता है तो आप थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं, और अच्छी तरह से पता है कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और अगर 1 हो गया तो आप बताइए थोड़ा सा हमको, 1 अगर हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप जानते हैं ना फार्मूला क्या होता है भाई, तो फार्मूला बराबर आप जानते हैं कि पी स्क्वायर होगा, फिर क्यू स्क्वायर होगा, फिर जो है 2p क्यू हो जाएगा, चूंकि cos 0 का वैल्यू आप कितना बोले 1, अगर 1 बोले हैं तो आप ही बताइए, जब 1 बोले हैं तो वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कि 1 बोले हैं तो भाई ये 2p क्यू ही आएगा, चूंकि cos 0 जो है 1 हो जाता है, 1 से गुना कीजिएगा 2p क्यू को तो आपके पास 2p क्यू ही आएगा। अब अच्छी तरह से देखिए आप कि ये a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को आप b स्क्वायर प्लस 2ab कर लीजिएगा, तो आपके पास जो है ab का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर a के जगह q है, p है, और b के जगह q है, तो ये ध्यान रखिएगा आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर होल स्क्वायर पर अंडर रूट रहे तो ये अंडर रूट इस स्क्वायर को काट देता है, और आपके पास जो है परिणामी जो सदिश का जो परिमाण हो जाएगा, परिणामी सदिश का जो परिमाण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर अच्छी तरह से देखिए उनके योग के बराबर, क्योंकि आप देख लिए ना कि r बराबर आपके पास क्या आ रहा है p प्लस q, और ये उनके योग के बराबर हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पर, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल का परिमाण देता है, और आपको हम बताए हुए हैं कि दो सदिशों का अगर सदिश गुणनफल को ही हम बोले हुए थे कि क्रॉस गुणनफल बोलते हैं, क्रॉस गुणनफल बोलते हैं, और ए बी साइन थीटा देता है, और ये साइन थीटा आपको बोले हुए हैं कि ये एक तरह का सदिश है, इसका नाम जो है ध्यान रखना है, आपको हम बोले हुए थे कि ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना है। तो आपको जो है दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल से परिमाण क्या देता है, हमें सदिश ही देता है, सो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर, किसी प्रक्षेप गति के प्रक्रम में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कौन होता है, तो आपको बोले हुए थे त्वरण, अगर भाई उच्चतम बिंदु बोला जाए यहाँ पे तो यहाँ पर आपको बोले हैं वेग की दिशा इधर लगता है और त्वरण सदैव नीचे लगता है, और उनके बीच का एंगल जो होता है वो हो जाता है 90 डिग्री, और ये इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 31, किसी प्रक्षेप द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई पर निर्भर करती है, तो ध्यान रखिएगा ये जो 31 है यानी 31 नंबर क्वेश्चन जो है प्रक्षेप गति में कुछ भी बोला जाए कि निर्भर करती है, तो ये ध्यान रखिएगा प्रारंभिक वेग और प्रक्षेपण कौन रहे, तो ध्यान रखिएगा यही दो चीज पूछना ही है, इसमें तो नहीं पूछा है, और भी मतलब अधिकतम ऊंचाई कहे, रेंज कहे या उड्डयन काल कहे, सब अगर कहा जाएगा ना तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, उसमें आपको ऑप्शन नंबर ए में प्रारंभिक वेग दिया रहेगा और ऑप्शन नंबर बी में प्रक्षेपण कौन दिया रहेगा। ध्यान रखना है आपको जो है ऑप्शन नंबर सी में लगाना है, चूंकि यही दोनों पर वो सदैव निर्भर करता है, चूंकि आपको पता है यू हो गया, फिर जो है साइन थीटा, ध्यान रखिएगा 2u अपॉन जो है 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, ये उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है, उड्डयन काल का वो फॉर्मूला था, तो वहां पर आप देखते हैं तो प्रारंभिक वेग u आपको दिख जाता है और जो है प्रक्षेपण कौन साइन थीटा देखने को मिलता है, और ये दोनों है, चूंकि है तो हमारे पास जी भी, लेकिन जी तो ऑप्शन में है नहीं, आपके पास जो है प्रारंभिक वेग और उसका प्रक्षेपण कौन यानी कि थीटा दिया है, इसीलिए ये दोनों चीजों पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। आइए क्वेश्चन नंबर 32, वेग का कौन सा घटक प्रक्षेप की उड्डयन काल निर्धारित करता है, ध्यान रखिएगा लंबवत घटक, कहिएगा कैसे, तो देखिए जब किसी गेंद को आप फेंकते हैं या भाला को फेंकते हैं तो इस रूप में जाता है, और इस गति को आपको भी पता है कि प्रक्षेपीय गति कहते हैं, और इस पथ को भी पता होगा
होगा किस पथ को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप वक्र, और इसके आकार को परवलयकार मानते हैं। यानी कि प्रक्षेप गति का जो शुद्ध सब मतलब परिभाषा देता है, यानी कि उसका आकार का अगर आप अच्छी तरह सिंबल जाने तो ये किस रूप में दिखता है, तो ये परवलयकार दिखता है, परवलयकार दिखता है। ध्यान रखना है आपको, परवलयकार दिखता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। सही इसमें जो है जो भी बताते हैं आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। ये सभी जो है आपका भी ये मिनी जितो टेस्ट हो रहा है, बाद में आपका मेगा जितो टेस्ट होगा और इसी सारे क्वेश्चन से रहेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 का आंसर क्या हो गया, लंबवत घटक। अच्छा इसका बताया नहीं, देखिए लंबवत घटक जो हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले चूंकि आपको बोले हैं अवयव को हम लोग बढ़ते हैं, दो अवयव में बढ़ते हैं, जिधर थीटा होता है उधर के अवयव को आप कॉस में ले लेते हैं। हालांकि इसमें जो है लिखाता नहीं है साथी, माफ कीजिएगा, कॉस थीटा हो गया, और फिर जो है ऊपर वाले को इसके परपेंडिकुलर वाले अवयव को साइन में लेते हैं। तो आप जानते हैं ना उडयन काल बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ध्यान रखिएगा, इसका प्रूफ देंगे आपको क्लास में, चिंता नहीं करना है अभी। तो आपके पास जो उडयन काल है दोस्त वो 2u साइन थीटा अपॉन जो है जी है। तो आप अच्छी तरह से देखिए, आपका जो लंबवत घटक आ रहा था यही लंबवत घटक था, तो यहाँ पर u साइन थीटा आ रहा था। देखिए u साइन थीटा के द्वारा, यानी कि लंबवत घटक के द्वारा ही जो है उडयन काल को निर्धारित करते हैं। सो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये क्लास में भी डिस्कशन होगा, ये सारा चीज आप लोगों को बताया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो भी है सही होगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए। प्रक्षेप के प्रक्षेप पथ पर उच्चतम बिंदु पर यह होता है, आपको बोले हुए अभी तुरंत बताए हुए कि भाई जब आप किसी गेंद को फेंकते हो इस रूप में तो ये उच्चतम बिंदु पर वेग हमारा 0 हो जाता है। तो बोलिए गतिज ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, कहोगे 0। सारा बताए हुए हैं आप लोगों को। तो उच्चतम बिंदु पे ध्यान रखना है कि वेग 0 होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगा। और जो है 33 नंबर का जो होगा 0 ना हो तो न्यूनतम है, तो न्यूनतम है तो ऑप्शन नंबर डी में है, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाइए। प्रक्षेप पर गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में कार्य करता है, प्रक्षेप पर गुरुत्वीय त्वरण आपको बोले हुए हैं कि भाई प्रक्षेप गति में जो है, प्रक्षेप गति में जो है आपको ध्यान रखना है, प्रक्षेप गति में त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण सदैव नीचे की ओर लगता है। हर एक पॉइंट पे आप देखोगे ना तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा जो है सदैव लंबवत नीचे की ओर लगता है, सदैव लंबवत नीचे की ओर लगता है। और जो है अगर 36 घटक बोला जाए, 36 वेग बोला जाए प्रक्षेप गति में, तो वो सदैव नियत रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा लंबवत नीचे की ओर, ध्यान रखिएगा। मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो है सदैव लंबवत नीचे की ओर लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाता है कि आ जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। किसी वस्तु की गति के प्रक्षेप पथ का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ध्यान रखिएगा सारी चीजों की आवश्यकता होती है हमें। प्रारंभिक वेग की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, प्रारंभिक स्थिति की आवश्यकता होती है कि आप किस जगह स्थित हैं, आपको उस समय त्वरण की आवश्यकता होती है। अगर रेखीय त्वरण देखिएगा 36 घटक में तो वो हो जाता है आपका 0, लेकिन यहाँ हम लोगों को जो काम पड़ता है वो सदैव जो है कार्य जो करता है वो त्वरण करता है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रक्षेप गति में सदैव नियत कौन रहता है, स्थिर कौन रहता है, तो वो याद रखिएगा त्वरण रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर जो है 35 का, ध्यान रखिए हमें तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को जानते हैं कि वेग के परिवर्तन को दर त्वरण कहते हैं, तो यहाँ पर कोणीय लगाया तो आप भी कोणीय लगा दो त्वरण के साथ, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए किसी गतिमान वस्तु के लिए वेग और चाल का संख्यात्मक अनुपात होगा, तो आप लोगों को पता है कि जब हम बोले हैं कि भाई यानी कि जब हम दूरी बोले हुए थे दोस्त, दूरी बटे विस्थापन जब हम बताए हुए थे आप लोगों को, दूरी बटे विस्थापन जब बताए हुए थे तो आप बोले हुए थे ना भाई कि ये जो होता है सदैव जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर विस्थापन ले लें, ध्यान रखना है, अगर विस्थापन ऊपर में ले लें और बटे दूरी कर दें तो आप जानते हो ना 1 से छोटा या 1 के बराबर हो जाता है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार यहाँ पर चाल बड़ा होता है वेग से। स्पीड जो है आपका, स्पीड जो है वो या तो 1 के मतलब इसके वेग के बराबर होता है या वेग से बड़ा होता है। तो इसमें आप चाहते हो कि वेग का जो है वेग बटे जो है ये चाल का अनुपात चाहिए, तो ये सदैव 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है 1 के बराबर या 1 से कम होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 नंबर देखिए, दो कार भाई इस रूप में देखिए चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दो कार जो है ए और बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान हो तो कार बी की तुलना में कार ए का अपेक्षिक वेग क्या होगा। तो आपको बताए हुए हैं ना, आपको समझाए हुए हैं ना कि अगर अपेक्षिक वेग में दो पिंड, दो वस्तु एक ही दिशा में चले तो आपको बड़े में छोटे को घटा देना है, लेकिन विपरीत दिशा में चले तो आपको बोले हुए हैं कि भाई दोनों के वेग को जोड़ देना है। और यहाँ पर आप देखोगे ना दोनों कारें पूर्व की ओर जा रही है, अर्थात एक ही दिशा में दोनों चल रही है और एक ही दिशा में चलेगी, तो 60 माइनस 45 कर देंगे और घटने के बाद जो है आपके पास 15 आ जाएगा, ध्यान रखना है 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा, ए जो है आपका सही हो जाएगा। 39 का क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है ये लास्ट है दोस्तों, इसके साथ ही आपका ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कोणीय या
रेखीय त्वरण के बीच संबंध है। ध्यान रखना है आपको, अगर वेग पूछता, ध्यान रखिएगा ये सब प्रूफ देंगे, चिंता मत कीजिए। वेग बराबर जो होता है, अगर कोणीय वेग, ये है हमारा कोणीय वेग और ये है रेखीय वेग। कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध में पूछे तो ध्यान रखिएगा v बराबर r ओमेगा हो जाएगा। और अगर आपसे आपसे कोणीय वेग और रेखीय वेग पूछा जाए तो यहाँ पर a बराबर लिख दीजिएगा r अल्फा। ये अल्फा जो है कोणीय वेग को डिनोट करता है, सॉरी कोणीय त्वरण को डिनोट करता है, और a जो है ये रेखीय त्वरण को डिनोट करता है। ध्यान रखिएगा ये जो है इसके बेसिस पे जो है आपके पास ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है सही हो गया, मतलब सारा जो है क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। ध्यान रखिएगा आप लोग भी अपना अच्छी तरह से आंसर मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसका कितना आंसर आता है। आप लोग होगा तो हमें जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ या नहीं हुआ। इस तरह करके अब आप लोगों के लिए पर डे ऐसा वीडियो आते रहेगा, आप लोगों को एनालिसिस करते रहना है। ध्यान रखिएगा आज आपका एनालिसिस ये खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा अब हम जो है वीडियो को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा अगले वीडियो के लिए आप पुनः तैयार रहिएगा। चलिए।